गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ड्रग मैनेज इन इंडिया। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए, सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन होम मिनिस्टर ने जोनल यूनिट ऑफिस जो है वो एनसीबी का रायपुर छत्तीसगढ़ में इनाग्रेट किया है। और उस समय उन्होंने जो है वो कहा है कि ड्रग फ्री इंडिया हम 2047 तक जो है वो बनाएंगे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो रेवेन्यू जनरेट होता है इलीगल ड्रग ट्रेड से, उससे टेररिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो है ये सब फ्यूल किया जाता है, और जो कि सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है हमारी कंट्री को। तो एनसीबी क्या है? एपेक्स ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी है कंट्री की, जो कि नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर जो है वो काम करती है। और ये ड्रग ट्रैफिकिंग और अब्यूज़ ऑफ इलीगल सब्सटेंसेस को कॉम्बैट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही आती है ये। अब ड्रग मैनेज इंडिया में क्यों फैल रहा है? ओल्ड जॉइंट फैमिली सिस्टम डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ओल्ड रिलीजियस और मॉरल वैल्यूज़ डिक्लाइन पर हैं, ड्रग एडिक्ट्स जो है उनका नंबर राइज कर रहा है, फिर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ सोशल कंट्रोल भी जो है वो लूज़ हो रहे हैं, यूथ जो है वो प्रेशर में आ जाता है फ्रेंड्स से भी। फिर इंडिया की जो लोकेशन है वो भी गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में लोकेटेड है। तो बॉर्डर एरियाज़ क्योंकि पोरस रहते हैं, तो फिर ये ड्रग्स जो है वो आसानी से इंडिया में एंटर कर जाते हैं। फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो हुए हैं पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र वाले एरियाज़ में, उधर इनकम इंक्रीज़ हो गई है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ होने की वजह से लोग जो है वो ईज़ी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स में जब उनको मिलती है तो वो उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो नेशनल पॉलिसी ऑन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस लेकर आ चुकी है ऑलरेडी। और इंडिया जो है वो अलग अलग तरह के जो है वो एक्शन ले रहा है। जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इंडिया में पास हुआ, एनडीपीएस एक्ट है, फिर प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एक्ट है। ऐसे ही एनसीबी बनाया गया है 1986 में। और मिसयूज़ ऑफ डुअल यूज़ ड्रग्स को रोकने के लिए एक परमानेंट इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी फॉर्म की गई है। फिर टोल फ्री हेल्पलाइन मानस भी है। गवर्नमेंट जो है वो ड्रग फ्री इंडिया बनाना चाहती है 2047 तक। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे और भी मेजर्स हैं जिसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, फॉल आउट ऑफ लिथियम माइनिंग। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू स्टडी के मुताबिक चिले का जो अटाकामा डेजर्ट है, वहाँ पर जो सॉल्ट फ्लैट्स हैं वो सिंक हो रहे हैं 1 to 2 सेंटीमीटर पर ईयर बिकॉज ऑफ लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन। तो जो प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्टिंग लिथियम का ब्राइन से, उसमें जो है वो पंप किया जाता है सॉल्ट रिच वाटर को टू द टॉप, और एक सीक्वेंस ऑफ इवेपोरेशन होती है पॉन्ड्स में, और उसकी वजह से ही जो है वो फिर लिथियम रिकवर किया जाता है। तो जो लिथियम माइनिंग है उसमें एक्सट्रैक्शन होती है लिथियम की प्राइमरीली फ्रॉम ब्राइन वाटर और हार्ड रॉक डिपॉजिट्स। तो ब्राइन एक्सट्रैक्शन जो है वो 66% ऑफ टोटल लिथियम प्रोडक्शन जो है वो अकाउंट करती है। और उसमें जो पंपिंग की जाती है अंडरग्राउंड ब्राइन की सरफेस पर, उसकी वजह से जो है वाटर आ जाता है सरफेस पर और वो इवेपोरेट हो जाता है और लिथियम कार्बोनेट बचता है। ठीक है, तो हार्ड रॉक माइनिंग होती है, उसमें एक्सट्रैक्शन की जाती है लिथियम बेयरिंग मिनरल्स की फ्रॉम रॉक। और लिथियम प्रोडक्शन जो है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज़ हुई है ओवर द पास्ट डेकेड ऑल्सो। तो इंडिया में जो है अगर हम देखें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में, फिर उसके बाद एक मिनरल क्रूशल जो ये लिथियम है इसको देगाना राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में भी पाया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रिसेंटली इंडिया का पहला लिथियम ब्लॉक छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ऑक्शन भी कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्या होते हैं लिथियम माइनिंग में? तो 5 लाख लीटर ऑफ वाटर मिनिमम लगता है अगर जो 1 टन ऑफ लिथियम एक्सट्रैक्ट करने में, जिसकी वजह से मतलब वाटर रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से डिप्लीट होते हैं अगर आप माइनिंग करते हो तो। फिर केमिकल्स जो यूज़ होते हैं लिथियम एक्सट्रैक्शन में, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, उससे सॉइल कंटेमिनेशन और वाटर रिसोर्सेज की कंटेमिनेशन होती है। लिथियम माइनिंग एक बहुत एनर्जी इंटेंसिव भी प्रोसेस है, जिसमें कि मोस्टली हम नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ये कार्बन एमिशंस भी करता है। ठीक है, तो लिथियम माइनिंग के जो ये सिवियर इन्वायरमेंटल फॉलआउट्स हैं उनमें ये भी अब देखने को मिला है कि अर्थ की क्रस्ट जो है अटाकामा सॉल्ट फ्लैट में वो भी डिफॉर्म हो रही है। तो जो पंपिंग होती है बहुत तेज़ी से हो रही है जो वाटर की, वो एज़ कम्पेयर टू जो रिचार्ज होता है एक्वीफर्स का, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, सब्सिडेंस हो रही है और वर्टिकल मूवमेंट हो रही है अर्थ के सरफेस की। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वूलर लेक। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वूलर लेक जो है वो स्लोली चोकअप हो रही है बिकॉज ऑफ सिल्ट लेडन वाटर्स जो कि आ रहे हैं आपके वूलर लेक में। वूलर लेक क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की।
और ये बांदीपोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर लोकेटेड है। झेलम रिवर द्वारा फेड होती है ये। ऑन द फुट हिल्स ऑफ हारामुक माउंटेन ये लोकेटेड है। लेक बेसिन जो है फॉर्म हुआ था एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। लेक के पास एक स्मॉल आइलैंड भी है सेंटर में, जिसको हम जाइना लैंक कहते हैं। इसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी डिक्लेयर किया गया था रामसर कन्वेंशन के अंडर 1990 में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जो है उसमें उसके केसेस बढ़ रहे हैं गुजरात में, और एक हेल्थ क्राइसिस की तरह ये सामने आ रहा है। प्रिडोमिनेंटली चिल्ड्रन को अफेक्ट कर रहा है। तो जो एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है ये सडन ऑनसेट होता है हाई ग्रेड फीवर का, कन्वल्जन्स का, ऑल्टर्ड सेंसरियम का, या फिर और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन भी हो जाता है इसमें। कई तरह के और भी कॉमन सिम्टम्स हैं इसमें, जैसे वॉमिटिंग, डायरिया, और कुछ सिवियर केसेस में रेस्पिरेटरी फेलियर और नेजल ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो जो एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है इसमें कई तरह के पैथोजेंस की वजह से ये होता है, और इसके क्योंकि सिम्टम्स जो है बाकी की तरह के वायरल इन्फेक्शंस को भी जो है मैच करते हैं, तो इसलिए कई बार ये मिसडायग्नोज भी हो जाता है। तो इस आउटब्रेक में लगभग 33 में से 26 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं गुजरात में, वहाँ पर ये केसेस पाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल क्वांटम मिशन। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर जो है वो लॉन्च होने वाला है नेशनल क्वांटम मिशन के अंडर। और ये नेशनल क्वांटम मिशन जो है इसमें हमारे क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, मेजरमेंट, सेंसिंग, ये चारों ही हमारी की वर्टिकल्स हैं। और इस मिशन को 6000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। तो जो नेशनल क्वांटम मिशन है वो एक विजनरी इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इंडिया के रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो क्वांटम डोमेन में फोर्टिफाई करने के लिए। तो ओवर नेक्स्ट 8 ईयर्स जो है डेवलपमेंट की जाएगी इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स की, जो 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट्स के होंगे। और क्वांटम कम्युनिकेशन जो है वो 2000 किलोमीटर विद इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ के एरिया में एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है। और क्वांटम मटेरियल डेवलपमेंट भी की जाएगी, जैसे सुपर कंडक्टर्स, नोवल सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर्स, टोपोलॉजिकल मटेरियल्स। ठीक है। फिर एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं इसकी क्वांटम जो है टेक्नोलॉजी की, हेल्थ केयर हो, डायग्नोस्टिक्स हो, डिफेंस हो, एनर्जी हो, डेटा सिक्योरिटी हो, कम्युनिकेशन हो, हर जगह पर इसका आपको यूज़ देखने को मिलेगा। तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है उसमें क्या होता है कि आपकी जो है 0 और 1 की जो आपकी बाइनरी है उसको हम पार करके क्यूबिट्स में जो है वो इन्फॉर्मेशन को हम जो है वो कंसिडर करते हैं, या फिर उसमें हम कंप्यूट करते हैं। ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में, अदरवाइज़ जो आपकी नॉर्मल कंप्यूटिंग होती है वो तो आपका जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 के बीच में जो है वो भाषा को समझता है। बट क्वांटम कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 के बीच में जो भी आता है, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स जो है उनको भी वो समझ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली सीबीआई ने एक पॉलीग्राफ टेस्ट किया है मेन सस्पेक्ट के ऊपर, जो कोलकाता रेप केस में जो मेन सस्पेक्ट है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है, बेसिकली ये उस प्रीमाइस पे ऑपरेट करता है कि जब भी इंसान झूठ बोलता है तो उसके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो है वो डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू जब वो सच बोलता है। तो जब भी आप झूठ बोलते हो तो आपके ब्लड प्रेशर में, पल्स रेट में, रेस्पिरेशन में, स्वेट ग्लैंड्स में, ब्लड फ्लो में जो है वो कुछ चेंजेस आते हैं, और उसी को ही पॉलीग्राफ टेस्ट मेजर करता है। और इससे ही मेजर जो है वो डिटरमिन किया जाता है कि क्या इंडिविजुअल सच बोल रहा है या फिर वो झूठ बोल रहा है। ठीक है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो इंडिया में हमारे सिर्फ तभी एडमिनिस्टर किया जा सकता है जब अक्यूज़ जो है वो इसका कंसेंट दे। कंसेंट जो है वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। और NHRC की गाइडलाइंस हैं कुछ पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट करने के लिए, जो साल 2000 में दी गई थी, उनको भी अडेयर करना होता है। अक्यूज़ का कंसेंट जो है वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। और कोई भी एविडेंस अगर जो है वो ऑब्टेन होता है वॉलंटरीली कंसेंट के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट से, उसको एडमिट किया जा सकता है फिर कोर्ट में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस। टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जो सेंटर्स हैं प्रमोशन के क्लासिकल लैंग्वेज, जैसे कि तेलुगु, ओडिया, कन्नड़ और मलयालम, उन्होंने और ज़्यादा ऑटोनॉमी डिमांड की है ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सकें। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या हैं? लैंग्वेजेस जिनकी लॉन्ग हिस्ट्री है, लगभग 1500 से 2000 साल की, और वो एक बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर पोजेस करती हैं। और वो जो लिटरेरी ट्रेडिशन होता है इस लैंग्वेज का वो ओरिजिनल होना चाहिए, कोई बोरो नहीं होना चाहिए किसी और स्पीच कम्युनिटी से। क्लासिकल लैंग्वेज और उसका जो लिटरेचर है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए मॉडर्न फॉर्म से। ठीक है। तो इंडिया में अभी तक 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। बेनिफिट्स क्या होते हैं जब क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मिलता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एक बार जब क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस किसी को मिल जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो
दो मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स एनुअली देती है स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस को उस लैंग्वेज में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाती है स्टडीज़ के लिए क्लासिकल लैंग्वेज में, और यूजीसी को रिक्वेस्ट करती है कि प्रोफेशनल चेयर्स बनाई जाएं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में उस पर्टिकुलर क्लासिकल लैंग्वेज को डेडिकेट करने के लिए, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is drug menace in India. This topic is important for your social issues and security as well. So Union Home Minister has recently inaugurated the zonal unit office of the NCB in Raipur, Chhattisgarh, and he has reaffirmed the Prime Minister's commitment to a drug-free India by 2047. So he has said that the revenue that is generated from illegal drug trade fuels terrorism and left-wing extremism in India, and this poses a serious security threat to the country. So what is NCB? It is the Apex Drug Law Enforcement Agency and Intelligence Agency of India, which was established in 1986 under the NDPS Act of 1985, and it is responsible for combating drug trafficking and the abuse of illegal substances. Of course, it functions under the Home Ministry. So why this drug menace is widespread in India? So we are seeing the disintegration of old joint family system, decline of the old religious and moral values, and it is leading to the rise in number of drug addicts. Loosening of the traditional methods of social control has also left an individual vulnerable to stresses and strains of modern life, and many youth also start using drugs under the pressure from their friends. And India is also situated at the particular, or in between the Golden Crescent and the Golden Triangle. The Golden Crescent is Iran, Afghanistan, and Pakistan, and the Golden Triangle is Thailand, Laos, and Myanmar. So these are the areas from where drugs originate. So the usage of drugs in India is increasing, particularly in the border areas due to the porous nature of the borders. And recent agricultural reforms and other industrial activity has also led to an increase in income in areas like Punjab, Haryana, and Maharashtra. And this increase in disposable money and easy availability of drugs has led to increase in its use. So Indian government is also not sitting idle. It has launched this national policy on narcotic drugs and psychotropic substances. And India is apart from that, India is also acting as a responsible state, and it has adhered to several of the international conventions as well. We have passed laws, the three central acts, the Drugs and Cosmetics Act of 1940, NDPS Act of 1985, the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act of 1988, and the institutions involved in this drug menaces, the NCB, to prevent the misuse of dual-use drugs. A permanent interministerial committee has also been formed with Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Chemicals. A toll-free helpline called Manas has also been launched. The NCORD, which is the medium of exchange between various institutions and agencies at both central and state level, has also been launched. Government has set a target to achieve drug-free India by 2047. Apart from that, several other initiatives have also been taken. You can read them here. So the next topic is fallout of lithium mining. This topic is important for your environment section. So according to a new study, Chile's Atacama salt flat, that is the flat expanses of ground covered with salt and other minerals, they're sinking because of lithium brine extraction, and they're sinking at a rate of 1 to 2 centimeter per year. So the process of extracting lithium from brine involves pumping salt-rich water to the top, and through the sequence of evaporation, we obtain lithium. So lithium mining basically refers to the extraction of lithium primarily from brine water and hard rock deposits. So brine extraction accounts for 66% of the total lithium production, and it involves pumping underground brine to the surface. So hard rock mining involves extracting lithium bearing minerals from rock through traditional mining techniques. Okay, so lithium production has dramatically increased over the past few decades, and even in India, the Geological Survey of India has found lithium resources in Jammu Kashmir's Riasi district. Then we have also found the GSI has also found reserves of lithium in Degana in Rajasthan's Nagaur district. Ministry of Mines has also auctioned off India's first lithium block in Chhattisgarh's Korba district recently. So what are the environmental challenges posed by lithium mining?
So extraction of 1 ton of lithium requires approximately 5 lakh liters of water, which can deplete water resources. And you can very well imagine what would happen in Rajasthan if the lithium mining starts there. So the chemicals also used in the lithium extraction, like sulfuric acid, can contaminate soil and water sources, posing risks to human health and wildlife. Lithium mining, particularly from hard rock sources, is also energy intensive, and this energy often comes from the non-renewable sources of energy. Okay, so what are the fallouts of lithium mining in Chile? So the research has shown that lithium mining over the years has had severe environmental fallouts, especially in countries like Chile. And the satellite data shows deformations in the Earth's crust of Atacama salt flat, which is one of the largest sources of lithium in the world. So this is happening because the pumping takes place at a faster rate than the recharge of aquifers, leading to subsidence of the downward vertical movement of Earth's surface. Okay. So the next topic is Wooler Lake. This topic is again important for your environment section. So Wooler Lake is slowly choking up due to the ingress of silt-laden waters rushing in the form of streams from mountains in the catchment area of this lake. So Wooler Lake is the largest freshwater lake in India. It is located in the Bandipur district of Jammu and Kashmir. It is fed by the Jhelum River, and it lies at an altitude of 1580 meter on the foothills of Haramuk mountain. So the lake basin was formed as a result of tectonic activity, and this lake also has a small island in its center called the Zaina Lank, and this lake was designated as a Ramsar Convention site or wetland of international importance in 1990. So the next topic is acute encephalitis syndrome. This topic is important for your social issues. So recently, acute encephalitis syndrome cases have surged in Gujarat, leading to a significant health crisis, which predominantly is affecting children and resulting in multiple fatalities. So acute encephalitis syndrome is a sudden onset of high-grade fever, convulsions, altered sensorium, and multi-organ dysfunction. And other common symptoms also include vomiting, diarrhea, and in severe cases, respiratory failure with nasal bleeding can also occur. So this AES can be caused by a variety of pathogens, not just viruses, bacteria, fungi, and parasites, but also toxins and chemicals as well. So the diagnosis of AES can sometimes be challenging because of its similarity of symptoms with other viral infections. So in Gujarat, the outbreak has spread over 26 of the 33 districts of Gujarat. So the next topic is National Quantum Mission. This topic is important for your science and tech section. So India's first quantum computer is set to launch under the National Quantum Mission, and after a delay of nearly 4 years, the National Quantum Mission is set to advance India's quantum technologies across four key verticals, that is quantum computing, communication, measurement, and sensing. And this mission has been allocated nearly 6,000 crore rupees. So the National Quantum Mission is a visionary initiative of Department of Science and Technology to fortify India's research and development in the quantum domain. So over the next 8 years, the mission aims to pioneer the development of intermediate scale quantum computers with 50 to 1000 physical qubits. So in terms of quantum communication, we aim to establish satellite based secure quantum communications over a range of 2000 kilometers within India and extend it to other countries as well. In quantum material development, we are focusing on superconductors, novel semiconductor structures, and other topological materials to fabricate advanced quantum devices. So, apart, all this is being done because we have found that quantum computing has innumerable applications across various sectors, including healthcare, diagnostics, defense, energy, data security, communication, etc. So quantum computers, they work using the qubit as the basic unit of information rather than the conventional bit or the binary of 0 and 1. Okay. So the next topic is polygraph test. This topic is important for your social issues. So recently CBI has conducted a polygraph test on the main accused in the Kolkata rape case. So polygraph test operates on the premise that physiological responses triggered when a person is lying is different from the responses when they are being truthful. So when you are lying, your blood pressure, pulse rate, respiration, sweat gland activity, and blood flow are different as compared to when you are speaking the truth. So this
evaluation is done through polygraph test. Each response is given a numerical value to determine whether the person is telling the truth or being deceptive. So Supreme Court also has certain guidelines, like a polygraph test can only be administered with the accused consent. Consent must be informed, and the National Human Rights Commission's guidelines must be followed, which were issued in the year 2000. In the year 2000, and the accused consent should be documented before a judicial magistrate, and any evidence or information obtained through a voluntarily consented polygraph test can be admitted in the court of law. Okay. So the next topic is classical languages. This topic is important for your art and culture section. So recently the Centers for the Promotion of Classical Telugu, Odia, Kannada and Malayalam, they have started demanding autonomy for their proper functioning. So the government's criteria for declaring a language as classical language includes the following. That is, the language should have a long history of at least 1500 to 2000 years. It should possess a body of ancient literature that is highly regarded as a cultural heritage by generation of speakers. The literary tradition of that language should be original and not borrowed from any other speech community. The classical language and its literature should be distinct from its modern form, and it should show a discontinuity between the classical language and its later forms and offshoots. So in India currently we have 6 classical languages, that is Tamil, Sanskrit, Telugu, Kannada, Malayalam and Odia. So what are the benefits that are accorded to classical languages? Once a language is designated as classical, the Ministry of Education starts providing various benefits to promote it, like 2 major international awards are annually announced for the scholars of eminence in that language. There is an establishment of centers of excellence for studies in that classical language. It also requests the UGC to create professional chairs in central universities dedicated to that particular classical language. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.